फोन। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आर्थिक भूगोल की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हमने बांटी हुई है, जिसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल की ही एक उपशाखा है। आगे हम फिर आर्थिक भूगोल में भी हमने आगे उपशाखाओं में बांटा है। इसमें जो प्रमुख है कृषि भूगोल यानी एग्रीकल्चर जियोग्राफी, दूसरा है औद्योगिक भूगोल यानी इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, और तीसरा है वाणिज्यिक भूगोल यानी कॉमर्शियल जियोग्राफी। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर जियोग्राफी की कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं। मनुष्य के जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें सबसे बड़ा व्यवसाय यानी कि विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो इस उद्योग में लगी हुई है, इस कार्य में लगी हुई है, इस आर्थिक गतिविधि में लगी हुई है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है मनुष्य के आर्थिक गतिविधियों का वो है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में हम उन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है। अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर अनेक प्रकार की खेती बाड़ी की जाती है। अलग अलग उत्पादन है, कहीं पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, कहीं चावल का उत्पादन किया जाता है, कहीं चाय का उत्पादन किया जाता है, कहीं रबड़ की खेती की जाती है, कहीं पर गन्ने की खेती की जाती है, कहीं पर कपास की खेती की जाती है। तो कृषि भूगोल में हम उसके बारे में वही 5 सवालों का जवाब देते हैं। व्हाट यानी कि कौन सी आर्थिक गतिविधि, कौन सी कृषि। दूसरा है कहाँ यानी कि धरातल पर वो कहाँ की जाती है। वाई जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारे सामने होता है वो है वाई कि ये यहाँ पर ये खेती बाड़ी, ये कृषि क्यों की जाती है। इस पे हमने वैज्ञानिक कारणों को, उन भौतिक कारकों को तलाशना होता है। ये हमारा एग्रीकल्चर जियोग्राफी में है। एग्रीकल्चर के अलावा इसमें कितना उत्पादन होता है, उसका किन किन क्षेत्रों में किया जाता है और उसका किन क्षेत्रों में उसकी ज़्यादा कमी पाई जाती है, जहाँ पर उसका वितरण किया जा सके, उनका विनिमय किया जा सके। दूसरा है हमारा औद्योगिक भूगोल यानी कि उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो हमें प्राकृतिक जो संपदा है, चाहे वो कृषि है, चाहे वो जैविक या अजैविक जो पदार्थ हैं, उनसे हमें मिलता है। तो इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में हम उन सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं जिनमें ये दर्शाया जाता है कि ये उद्योग यहाँ पर विकसित होने के पीछे क्या प्रमुख कारण है। इनके लिए कच्चा माल, इनके लिए श्रम की उपलब्धता, इसके यातायात की उपलब्धता, कौन कौन से भौतिक या सांस्कृतिक कारक है जिनकी वजह से यहाँ पर ये उद्योग धंधे विकसित हुए हैं। कोई क्षेत्र सूती कपड़े के उद्योग में विशेषता प्राप्त किए हुए हैं, किसी क्षेत्र में भारी उद्योग लगे हुए हैं जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगे हैं, कहीं पर मोटर गाड़ियों का निर्माण होता है, किसी क्षेत्र में ऊनी वस्त्र का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इनके पीछे हम सभी उन कारणों को और वहाँ पर इन गतिविधियों के विकसित होने के पीछे जो प्रमुख कारण हैं उनको हम अध्ययन करते हैं, उनके वितरण का अध्ययन करते हैं और किन क्षेत्रों में उन उत्पादनों की मांग है इस बात का भी हम अध्ययन करते हैं कि किन क्षेत्रों में ये चीज़ निर्यात की जानी है, किन क्षेत्रों में इसकी मांग है। ये हम इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तीसरा इसका जो शाखा है दैट इज़ कॉमर्शियल जियोग्राफी, यानी ये हमारे पास एग्रीकल्चर उत्पादन यानी कृषि से जो उत्पादन आता है या जो कच्चे माल से जो नवनिर्मित उत्पादन होता है, जो हमें इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं, उनका व्यापार यानी विनिमय मनुष्य, क्योंकि किसी क्षेत्र में किसी चीज़ का अधिक उत्पादन होता है और उसका किसी क्षेत्र में कमी पाई जाती है, तो उसकी मांग किन क्षेत्रों में है और उस मांग को कैसे पूरा किया जाए, किस यातायात के द्वारा यानी कौन सा साधन उपयोगी रहता है वहाँ पर ये पहुँचाने के लिए, जल के द्वारा,
जल यातायात यहाँ के लिए उपयोगी है, या स्थल मार्ग ज़्यादा उपयोगी है, या वायु मार्ग ज़्यादा उपयोगी है, इन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा कॉमर्शियल ज्योग्राफी में हम किसी क्षेत्र, किसी देश के व्यापार, वहाँ पर विकसित होने वाले जो व्यापारिक केंद्र हैं या बंदरगाह वगैरह जो विकसित हुए हैं, उनके वहाँ विकसित होने के पीछे जो प्रमुख कारक है उनका हम अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक भूगोल की ये 3 प्रमुख शाखाएं हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी और कॉमर्शियल ज्योग्राफी। तो ये प्रमुख है। इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधियां, यानी आर्थिक भूगोल को पढ़ने के तरीके क्या हैं हमारे पास, कि दुनिया में जो आर्थिक गतिविधियां मनुष्य करता है उन्हें कैसे जाना जाए। हमारे पास 3 तरीके हैं आर्थिक भूगोल में इसके अध्ययन के। सबसे पहला है क्रमबद्ध विधि, जिसे हम सिस्टमैटिक मेथड कहते हैं। दूसरा है प्रादेशिक विधि, जिसे हम रीजनल मेथड कहते हैं, यानी क्षेत्र के अनुसार। और तीसरा है सैद्धांतिक विधि, जिसे हम प्रिंसिपल मेथड कहते हैं। जो तीसरा इसका तरीका है वो ज़्यादातर हम फिजिकल साइंसेस जो है उनके उपयोग में ज़्यादा करते हैं। आर्थिक भूगोल में हमारे पहली जो 2 अध्ययन की विधियां हैं, अप्रोचेज जो है, जो तरीके हैं, जो विधि है, वो है क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि। हम इनके बारे में वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं क्रमबद्ध विधि, जिसे हम टॉपिकल मेथड भी कहते हैं। एक विषय अनुसार, एक कमोडिटी मेथड भी कह सकते हैं, एक कोई वस्तु को चयन करते हैं। इसमें हम पूरे विश्व को एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में मानते हैं और किसी एक आर्थिक गतिविधि, जैसे कृषि हो गया या खनन हो गया या मत्स्य हो गया या लकड़ी काटने का व्यवसाय, किसी एक का चयन करते हैं और फिर उसको वैज्ञानिक पद्धति से साइंटिफिक कारणों को जानते हुए उसका संपूर्ण विश्व में अध्ययन करते हैं कि ये गतिविधि विश्व के किन किन क्षेत्रों में की जाती है, कौन सी भौतिक और सांस्कृतिक कारक हैं जिनकी वजह से ये गतिविधि इन क्षेत्रों में की जा रही है, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये संभावित है ये आर्थिक गतिविधि की जा सकती है। ये हम किसी एक विषय को, इसी प्रकार जैसे गेहूं का उत्पादन की हम बात करते हैं, गेहूं एक कमोडिटी है हमारी, या जो खाद्य पदार्थ हैं, चावल है, कोई भी किसी एक कमोडिटी को हम ले लेते हैं, उसमें हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि गेहूं का उत्पादन विश्व में कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके भौतिक कारक या सामाजिक कारक कौन कौन से हैं जिसकी वजह से गेहूं वहाँ पर उगाई जाती है, इसका कितना उत्पादन किया जाता है, इसका वितरण की हम बात करते हैं, और उसके विनिमय किन क्षेत्रों में ये अधिक उत्पादित की जाती है, किन क्षेत्रों में इसकी मांग ज़्यादा है। इसका हम सिस्टमैटिक मेथड, ये एक तरीका है पूरे विश्व को एक इकाई, समस्त इकाई मानकर किसी एक कमोडिटी को चुनकर हम पूरे विश्व में उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारे सामने है प्रादेशिक विधि, रीजनल मेथड। इसमें हम पूरे विश्व को एक इकाई ना मानकर किसी एक क्षेत्र को चुन लेते हैं। जैसे हम हमारे भारत देश को लेते हैं, इसी तरह बांग्लादेश में बांग्लादेशी अपना क्षेत्र जो है देश की अध्ययन करें, पाकिस्तान अपने क्षेत्र का अध्ययन करें, ईरान अपने क्षेत्र का अध्ययन करे, अमेरिका अपने क्षेत्र का अध्ययन करे। और एक क्षेत्र को, जैसे भारत को हम एक क्षेत्र के रूप में मान के उसमें होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियां, पहले हम प्राथमिक गतिविधियों को एक एक करके उस क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां की जाती है, कहाँ कहाँ की जाती है प्राथमिक, कौन सी द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां हैं जो यहाँ विकसित हुई हैं, उनके क्या कारण हैं, यानी पूरे देश की, उस प्रदेश की ये सारी जानकारी हम इकट्ठी करते हैं। फिर हम सभी क्षेत्रों की जो जानकारियां हैं उनको सबको एक असेंबल, यानी कि उनको इकट्ठा करके, उनको सिंथेसाइज करके हम एक पूरा मोज़ेक तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारे सामने पूरे विश्व की एक तस्वीर पेश हो जाती है। यानी कुल मिलाकर हम
वहीं पहुंच जाते हैं। चाहे हम पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में मानकर एक एक टॉपिक को उठाकर अध्ययन करें, या पूरे विश्व को अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर उन क्षेत्रों में सभी आर्थिक गतिविधियों का एक साथ अध्ययन करके फिर उनको जोड़कर हम पूरे विश्व की जानकारी हमारे सामने जो प्रस्तुत करते हैं, ये एक दूसरा तरीका है। तो ये दो प्रमुख गतिविधि हमारे अध्ययन की विधियां हैं आर्थिक भूगोल को पढ़ने की, सिस्टमैटिक मेथड और रीजनल मेथड। तीसरा है प्रिंसिपल मेथड। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रिंसिपल मेथड ये पूर्व निर्धारित जो कुछ सिद्धांत बने हुए हैं उन्हीं को आधार मानकर हम उन विषयों का अध्ययन करते हैं। ये ज़्यादातर हम जो भौतिक साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज या नेचुरल साइंसेज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, इन विषयों में इस विधि का उपयोग करते हैं। तो सोशल साइंसेज में हम ज़्यादातर सिस्टमैटिक मेथड और रीजनल मेथड, इन दो प्रमुख अध्ययन की जो विधियाँ हैं इनका उपयोग करते हैं।